रमज़ान का एक महीना बीत चुका, ईद हो गई। ये एक महीना कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। जब हम देखते हैं अपनी ज़िंदगियों को तो मालूम होता है वक्त ऐसे ही बीत गया सब। 50 साल की ज़िंदगी कब बीत गई पता ही नहीं चला। दुनिया दौड़ रही है अपनी रफ्तार से। हम कोशिश करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द एक खूबसूरत माहौल तैयार हो, अमन कायम हो, हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली हो, हमारे मुल्क में खुशहाली हो, दुनिया में खुशहाली हो, अमन चैन रहे। मगर ये दुनियादार जो ताकतवर मुल्क हैं और ताकतवर हल्के हैं वो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। उनको मुस्तकिल खून खराबा चाहिए होता है, जंगें चाहिए होती हैं, आपसी टकराव चाहिए होते हैं और उनका अल्टीमेट टारगेट होता है हुकूमतों पर कब्जे बना करके रखना। 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई। अभी जारी है वो जंग। यूरोप, अमेरिका के मुल्क ये कह रहे हैं अब कि हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल ने जो दावा किया था कि हम 1 हफ़्ते के अंदर हमास को ख़त्म कर देंगे, 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सके उसका। और ये जंग 2027 तक इसराइल नहीं जीत पाएगा, हमास को ख़त्म नहीं कर पाएगा 2027 तक। दुनिया में इस वक्त 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, रूस और यूक्रेन की जंग एक तरफ, दूसरी तरफ फ़लस्तीन और इसराइल की जंगें। यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नेटो के मुल्क यूक्रेन को हथियारों का भंडार पे भंडार दिए जा रहे हैं रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और वहाँ पर तबाही मची हुई है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं गाज़ा को, फ़लस्तीन को, तो 7वें महीने की जंग के दौरान तक अब तक 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग शहीद हो चुके हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और गाज़ा पट्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, तहस-नहस हो गई है। बिल्कुल वहाँ कोई अब इमारत अपनी पुरानी शक्ल में नहीं है, वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। उन खंडरों के ऊपर भी इसराइल बमबारी करता है, गोलाबारी करता है और मुसलसल लोगों की जान ले रहा है। रमज़ान से पहले कोशिशें थी, फ्रांस में बातचीत हुई थी, उसमें अमेरिकी एनवॉय शामिल थे, यूरोप के लोग शामिल थे, अरब के शामिल थे और इसराइल और फ़लस्तीन के लोग शामिल थे, और एक बाइडेन डॉक्ट्रिन के नाम से माहिदा तैयार हो गया था जिसको इम्प्लीमेंट कराना था रमज़ानों से पहले, मगर इसराइल की हर धर्म की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। अब फिर कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों के बीच इसराइल की तरफ से हमले मुसलसल हो रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर। 2 दिन पहले जब फ़लस्तीन के अंदर ईद मनाई जा रही थी, उस वक्त इसराइल ने फ़लस्तीन पर गोलाबारी की जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग शहीद हुए और उस बमबारी में इस्माइल हनिया जो पॉलिटिकल ब्यूरो के हमास के लीडर हैं, राजनीतिक जो विंग है हमास का उसके लीडर हैं और जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं, उनके 3 बेटे और 4 नाती ख़त्म हुए, यानी उनकी फैमिली से 7 लोग शहीद हुए
इसराइल की गोलाबारी में। इसराइल अभी भी ये चाहता है कि किसी तरह से कोई मुआहदा न हो, जंग चलती रहे और नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइल के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू से हो रहे हैं। जब ये जंग शुरू नहीं थी उस वक्त से हो रहे हैं। वो कुछ कानून थे जो उन्होंने तब्दीली की थी वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, उनको लेकर के थे। अब इस जंग को लेकर के भी बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर करके नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारे जो हॉस्टेजेज हैं, हमारे जो बंधक हैं हमास के पास, उनको रिहा कराओ। लेकिन इसराइल की कोई तवज्जो बंधकों को रिहा कराने पर नहीं है, उसकी कोशिश फ़लस्तीन को बर्बाद करने पर है। अब दुनिया में एक नई जंग और शुरू हो सकती है, तीसरी जंग है ये, और वो जंग शुरू हो सकती है ईरान और इसराइल के दरमियान। सात अप्रैल को इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में गोलाबारी की। ईरानी दूतावास को वहाँ पर निशाना बनाया, जिसमें 5 ईरान के लोगों की हलाकतें हुई। 2 बड़े कमांडर उसमें शामिल थे, 3 बाकी और लोग शामिल थे। 5 लोगों की जब ये शहादतें हुई ईरान के, तो उस वक्त से ईरान गुस्से में है और ईरान की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो इसराइल को बहुत सख्त सज़ा देगा। आज अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों को कि वो इसराइल जाने से बचें, मिडिल ईस्ट में जाने से बचें। भारत की सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इसराइल के सफ़र पर भारतीय लोग जाने से बचें। अमेरिका में हाई अलर्ट है, इसराइल में हाई अलर्ट है, ईरान की फ़ौज हाई अलर्ट पर है। 30 से ज़्यादा काउंसलेट जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, इसराइल ने उनको बंद कर दिया है ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए, क्योंकि ये दुनिया मान के चल रही है कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा, बहुत सख्त होगा। कहाँ होगा, कैसा होगा, अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। जब तक हो नहीं जाता तब तक कोई अंदाज़ा नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। लेकिन ये सभी मान रहे हैं कि वो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से ज़रूर होगी इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल ने अपने F-15 जो लड़ाकू विमान हैं उनको बिल्कुल रेडी मोड पर रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन हमले करने के लिए। इस बीच कतर और कुवैत ने अमेरिका को इनकार कर दिया है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें हमारे बेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे यहाँ पर जो आपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं वहाँ से आप कोई कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ कर सकें। सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है कि हम अपनी हवाई सीमा इस्तेमाल इसके लिए नहीं होने देंगे। तो बचता है साइप्रस। ग्रीस के साइप्रस में जो अमेरिका के अड्डे हैं, वहाँ से अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन ये कह चुके हैं 2 दिन पहले कि हम इसराइल के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं। फ़लस्तीन की जंग को ख़त्म करने के लिए कोशिशें हो रही थी, वो जंग ख़त्म नहीं की, बल्कि इसराइल ने एक नया काम कर दिया ईरान के ऊपर हमला करके, ताकि जो पीस मुआहदा होने वाला है वो न हो। इसराइल को इससे बहुत फ़ायदे हैं। नेतन्याहू को निजी तौर पर बहुत फ़ायदा है, उसकी चेयर बची हुई है और कुर्सी बचाने के लिए पॉलिटिशियंस किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितने ही लोगों को वो मरवा सकते हैं, अपने मुल्क के हों या बाहर के हों, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काहिरा में अभी भी बातचीत चल रही है, इजिप्ट की राजधानी में। हमास के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, मोसाद के लोग भी मौजूद हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं, कतर के
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है और बाकी जो भी फरीक हैं वो वहाँ मौजूद हैं और एक पीस माहदे की बात चल रही है जिसके तहत 6 सप्ताह का सीज फायर होगा, परमानेंट सीज फायर होगा 6 सप्ताह के लिए और 40 बंधकों को छोड़ने की इसराइल ने डिमांड की है कि हमारे 40 बंधकों को जो हमास के पास है वो छोड़े जाएं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उन लोगों के उसने लिस्ट लिए। बदले में हमास ने के 900 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है जो इसराइल की जेलों में बंद हैं। जैसी जानकारियाँ वो हम आपको बता रहे हैं। मुमकिन है अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, क्योंकि इसराइल के ऊपर अमेरिका का प्रेशर काफ़ी है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, वो खड़ा रहेगा। यूरोप इसराइल के साथ खड़ा रहेगा हर तरह के मामलात के बावजूद, क्योंकि उनकी मजबूरी है। ये दुनिया इसी तरह से चलती रही है, खून खराबे से। इंसानों ने कभी भी इस दुनिया को अमन की जगह नहीं बनने दिया। शातिर और जालिम मक्कार लोगों ने इस दुनिया में हमेशा खून खराबा जारी रखा है। बहुत कम वक्त के लिए कहीं कहीं कभी कभी अमन चैन कायम हो जाता है, बाकी फिर ज़िंदगी जो है हर इंसान की वो फ़िक्रों में और इसी तरह के मामलात में गुजरती है। तो अभी ये माहिदे की बातचीत चल रही है वहाँ पर, तकरीबन जैसा मीडिया से ख़बरें हैं कि वो बातचीत फाइनल स्टेज पर है। एग्रीमेंट कभी भी साइन हो सकता है और उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा अगले 2-4 दिन में, 48 घंटे के अंदर ऐसी संभावना है। 48 घंटे के अंदर ही कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से कार्रवाई हो जाएगी। अब मसला ये है कि ईरान की तरफ से जो कार्रवाई होगी तो उसके बाद मिडिल ईस्ट के हालात किस करवट बदलेंगे, किस करवट जाएंगे, क्या होगा, क्या वहाँ पर तीसरी जंग फिर और बढ़ेगी। क्योंकि जब ईरान हमला करेगा तो इसराइल भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसराइल की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई होगी तो इसराइल के ऊपर से फिर जो हमले होंगे तो एक साथ कई मोर्चों पर कई तरफ से होंगे। अभी तक हिजबुल्लाह ने सिर्फ डिफेंस किया है या इसराइल को रोकने की कोशिश की है। बड़े हमले लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं हुए हैं, लेकिन अब बड़ी जंग अगर शुरू होती है तो बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से होंगे, सीरिया की तरफ से हमले होंगे और यमन की तरफ से हमले होंगे और इराक़ की तरफ से हमले होंगे और जो अमेरिकी बेस इराक़ में मौजूद है उस पर भी हमले होंगे। तो उसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। अमेरिका अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो फिर रूस की एंट्री होगी जंग में और वो सीरिया के अंदर जाकर के रूस ज़रूर पहुंचेगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक ईरान ने जो कार्रवाई नहीं की है और सोच विचार चल रहा है कहाँ पर हमला करें, कैसा करें, तो वो फाइनल तब होगा जब रूस और चीन उसको हरी झंडी दे देंगे कि हाँ ठीक है, इसको टारगेट कर लो। और रूस और चीन की तरफ से ईरान को हर तरह की मदद का भरोसा दे दिया जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम मैदान में आ जाओ। क्योंकि जो हमने बताया था शुरू में भी, हमास ने जो कार्रवाई की थी 7 अक्टूबर को, बड़े प्लेयर्स उसमें शामिल थे। चाइना शामिल था, रूस शामिल था। तब हमास ने यह कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ की थी। इसराइल को बड़े नुकसान हुए हैं जंग में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसका पूरी तरह से रुक चुका है, प्रोडक्शन रुक चुका है, महंगाई वहाँ पर बहुत ऊंचे दर पर है इस वक्त, बेरोज़गारी बहुत है, उसके लोगों की कैजुअलिटी बहुत हुई है, सेना की बहुत नुकसान हुए हैं। 1000 मार्कोवा टैंक इसराइल ने गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के वक्त मैदान में उतारे थे, जिसमें से 700 से ज़्यादा टैंक हमास ने नष्ट कर दिए। यह सबसे ज़्यादा ताकतवर टैंक था इसराइल का। तो इसराइल को नुकसान बहुत हुए हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो दुनिया को कह भी नहीं सकता कि मेरे इतने लोग मारे गए।
उससे उसकी और ज़्यादा बदनामी होगी कि तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, बड़ी मजबूत अपनी सेना बताते थे, और इतना नुकसान तुमने करा लिया, जबकि हमास कोई फ़ौज नहीं है किसी मुल्क की, वो एक सिर्फ ग्रुप है चंद हज़ार लोगों का, और अभी तक तुम उस ग्रुप के किसी भी बड़े लीडर को नहीं मार सके हो, नहीं गिरफ्तार कर सके हो। याह्या सिनवार अभी फ़लस्तीन में ही है, गाज़ा में मौजूद है, और जो हमास की टॉप लीडरशिप है सब गाज़ा में मौजूद है। वो जंग लड़ रहे हैं, इंटैक्ट हैं पूरी तरह से, उनके पास हथियार मौजूद हैं। इसराइल को जो इस बार रगड़ा लगा है, जो उसको मार पड़ी है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो कभी इस बात को नहीं भूल पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ तारीख में। अब ईरान के साथ अगर जंग हो जाती है तो इसराइल का ख़ात्मा होने का वो वक्त होगा, क्योंकि इस बार चीन और रशिया अरब के साथ हैं। चीन की और रूस की मदद से या कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते हुए, सीरिया और सऊदी अरब के बीच समझौते हुए, लबनान, यमन और सऊदी अरब के बीच समझौते हुए, और गारंटर है इन समझौतों के वो है चाइना। बड़ी कोशिशें की जंग के दौरान अमेरिका ने कि किसी तरह से कोई रिफ्ट पैदा हो अरब और अजम के दरमियान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि गारंटर इसमें बहुत ताकतवर है, वो चाइना मौजूद है। तो अभी भी जब जंग होगी तो किसी भी तरफ से अमेरिका को कोई मदद नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़लस्तीन का नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान आम आवाम, क्योंकि इसराइल टारगेट्स को हिट नहीं कर सका। उसने आम जो मकान थे, रिहायशी इमारतें थी, आबादियाँ थी, वहाँ उन पर बमबारी की हवाई जहाज़ों से, लड़ाकू विमानों से, और उनको तहस नहस कर दिया। उसमें जो लोग थे वो सब उसकी इज्जत में आए। अस्पतालों को ढा दिया, स्कूलों को ढा दिया, मदरसों को ढा दिया, और जो रेफ्यूजी कैंप थे उनको तबाह बर्बाद किया। तो इस तरह से उसने बर्बादी बहुत की है, फ़लस्तीनियों की जान माल का नुकसान बहुत किया है, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ईद थी, लोग ईद पर खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे माहौल में जब दुनिया में जंगें चल रही हों, खून खराबा हो, कैसी खुशी। अब है खुशी खुशी में न गम है मलाल में। हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप लोग दुआ करें, बचें बुराइयों से। शुक्रिया आप सभी का।